फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 कंटिन्यू पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने आरंभिक अभियान के बारे में पढ़ लिया था। दांडी मार्च, पूर्ण स्वराज्य की क्रांति, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, दांडी मार्च एटसेट्रा, यानी कि ये हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम गोलमेज वार्ता, जो कि कब हुई थी? 1930 में। इस समय ब्रिटिश सरकार ने सन 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भारतीय नेताओं, वक्ताओं और ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन के विषय में चर्चा करके अपनी रिपोर्ट पेश की। यानी कि जब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन जैसे विषयों को लेके जो है एक चर्चा की थी, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्थगित कर दिया। केवल मुस्लिम लीग व हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के इसमें भाग न लेने के कारण इस वार्ता में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था और यह वार्ता जो है अब असफल रही थी। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जो कि 1931 में हुआ था। सरकार ने अब एक समझौता किया जिससे कि कांग्रेस गोलमेज वार्ता में भाग ले सके। परिणाम स्वरूप सन 1931 में गांधी व इरविन के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है, या गांधी इरविन समझौता इसे कहा जाता है। इस समझौते में उन लोगों को रिहा करने की मांग की गई जिन्हें असहयोग आंदोलन में नमक विरोधी कानून बनाने व विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विरोध में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का खंडन कर दिया और द्वितीय गोलमेज वार्ता में भाग लेने को सहमत हो गई। द्वितीय गोलमेज वार्ता क्या थी, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या बातचीत हुई थी? वो क्या हुई थी? गांधी जी द्वितीय गोलमेज वार्ता में भाग लेने के लिए सितंबर 1931 को इंग्लैंड गए। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं भारतीय राजकुमार के संघ के प्रतिनिधियों को भी न्योता दिया, यानी कि उनको भी इनवाइट किया इस गोलमेज के लिए। लेकिन इस संघ के किसी भी व्यक्ति ने इस वार्ता में भाग नहीं लिया, केवल गांधी जी ही पूरे देश का नेतृत्व किया, यानी कि गांधी जी ने पूरे देश की तरफ से वही गए थे, पूरे देश का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। उनकी शक्तिशाली मांगों को स्वीकार न करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इसके बाद हुआ था आंदोलन का जारी रहना। गांधी जी ने भारत वापस लौटने के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखा और सरकार के जुर्म प्रबल रहे, यानी कि जैसे अंग्रेज भारतीयों पर जो भी जुर्म करते थे वो जो है एज इट इज रहे, मतलब कि वो अपने उसी तरह की यातनाएं भारतवासियों को देते रहे। लाखों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सभी मुख्य नेताओं सहित गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिना किसी मजबूत नेता का नेतृत्व न होने के कारण आंदोलन का केंद्र खो गया था और कांग्रेस ने सन 1934 में आंदोलन को स्थगित कर दिया और इससे गांधी जी को गहरा धक्का लगा। इसके बाद आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन। लंदन में जब, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक की ये बातें हैं। लंदन में हुई नवंबर 1932 में तीसरी गोलमेज वार्ता में भी कांग्रेस ने जो है एक महायुद्ध लड़ा और इसमें 1935 ईस्वी में भारत की स्वयं की सरकार बनाने का निर्णय लिया गया। अब 1935 का भारत की सरकार का कानून, ये क्या था? सन 1935 में सरकार ने भारतीय सरकार के गठन का कानून पास किया। इसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला क्या था? यह कानून अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेगा और प्रत्येक जिले में नई सरकार का गठन करेगा। संघ जिलों की एकता पर आधारित था और इनमें ब्रिटिश और भारत का मिला जुला रूप था। राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन लोगों द्वारा नहीं किया जाएगा, वे सीधे शासक द्वारा चयनित किए जाएंगे और कुल जनसंख्या के केवल 14% भारतीयों को ही वोट डालने का अधिकार होगा। ये इसके जो है महत्वपूर्ण, मतलब कि लक्षण थे, निम्नलिखित इसके लक्षण थे जो कानून पास किया गया था 1935 में। और जिलों की सरकार के मंत्री ही परिषद के जिम्मेदार थे और परिषद की शक्तियों को भी बढ़ाया गया था। गवर्नर जनरल व गवर्नर की नियुक्ति
ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। इस घोषणा पत्र से कोई भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि आर्थिक व राजनीतिक दोनों प्रकार की शक्तियां अब भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। विदेशी कानून पहले की भांति लागू थे। भारत में केवल कुछ लोकप्रिय नेताओं को ही ब्रिटिश सरकार के तंत्र में शामिल किया गया था और कांग्रेस ने पूर्ण रूप से इस घोषणा पत्र का खंडन किया था। इसके बाद आया था हमारा क्रिप्स मिशन। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से 18 तक, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था। और पहला हमारा 4 साल चला था और दूसरा हमारा 6 साल चला था। ब्रिटेन ने कांग्रेस नेताओं को बिना परामर्श के भारतीयों को इस युद्ध में शामिल किया और मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा कुछ प्रस्ताव लेकर भारत आया वो, और कांग्रेस ने महसूस किया कि ये प्रस्ताव कम है। गांधी जी ने क्रिप्स के प्रस्तावों पर जो है एक तारीख निकले चेक की भांति जो है उनका वर्णन किया, यानी कि उनको डिटेल किया, जैसे एक डेट निकला हुआ, तारीख निकला हुआ चेक होता है था, इस तरह से उन्होंने इसको प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उन्होंने अन्य जन आंदोलन चलाने का निश्चय भी किया। अब 1942 में हमारा चला था भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही कांग्रेस नेताओं ने महसूस किया कि भारत में ब्रिटेन के लोगों की कॉलोनी है और इससे जापान भारत पर आक्रमण कर सकता है। अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस संघ ने भारत में ब्रिटिश सरकार के अंतिम चरण को समाप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कांग्रेस ने पूरे देश में जन संग्राम छेड़ने का निश्चय किया। गांधी जी ने संपूर्ण राष्ट्र से प्रेरित होकर करो या मरो का नारा दिया और प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री व बच्चे ने स्वतंत्र भारत का एक सपना देखा। और लेकिन कांग्रेस आंदोलन आरंभ करती इससे पहले ही भारत का रवैया और सख्त हो गया। 9 अगस्त की सुबह होते ही गांधी जी, नेहरू जी व अन्य हजारों कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे और कांग्रेस एक बार फिर से असफल हो गई। इस गिरफ्तारी की खबर संपूर्ण भारत में आग की तरह फैल गई और चारों ओर लोगों का गुस्सा भड़क गया। देश के चारों ओर हड़तालें हो गई और विद्यालयों, कारखानों व कॉलेजों में लाठीचार्ज एवं फायरिंग की गई। गुस्साए लोगों ने हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने ब्रिटिश इमारतों, पुलिस स्टेशनों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि पर आक्रमण किया। उन्होंने टेलीफोन की तारें काट दी और रेल लाइनों को उखाड़ दिया। सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी। मद्रास व बंगाल इससे अधिक प्रभावित हुए। कुछ स्थानों पर लोगों ने स्वयं की सरकार भी स्थापित की और ब्रिटिश सरकार इससे बौखला गई और उसने निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज व फायरिंग शुरू कर दी। आक्रमणकारियों को उनके घरों से खींचकर यातनाएं दी गई, यानी कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दिसंबर 1942 तक 60,000 लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद आता है हमारा आज़ाद हिंद फौज। राष्ट्रीय आंदोलन में देश की सीमाओं के बाहर नई योजनाएं बनाई जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस सहायता के लिए मार्च 1941 में सोवियत यूनियन जाकर छिप गए थे और जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए और उन्होंने आम नागरिकों से भी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने का आग्रह किया और इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया, यानी कि जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उन्होंने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने रंगून से दिल्ली के लिए कूच किया, यानी कि रंगून से वो दिल्ली के लिए चल पड़े। आज़ाद हिंद फौज बर्मा यानी कि म्यांमार तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती चली आई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में जापान की पराजय होने के से युद्ध की स्थिति बदल गई। आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट मिशन योजना। जुलाई 1942 में कांग्रेस में संसद के चुनावों में सरकार बदल गई। वहां मजदूर के नेता
एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति भारत भेजी और इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद दो मुख्य निर्णय लिए गए। भारत में अंतिम सरकार का गठन किया जाए जिसे जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई, अंतरिम सरकार भी कहते हैं इसको, और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू की गई। अब है स्वतंत्रता और विभाजन। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन नया वायसराय बनकर भारत आया। उसने भारत के दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बांटने की योजना पेश की और इस प्रकार दो अलग राज्य बनाने का अंतिम रूप से जो है निर्णय लिया गया। और इसी समय कई लोगों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए।